हेलो 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 डियर बैंकर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। हम कर रहे हैं जेआईबी पीपीबी मॉड्यूल बी को समरी मैनर में डिस्कस, जहां आज हम यूनिट 26 करेंगे। लास्ट सेशन में हमने बोर कोलैटरल के बारे में बातें करी थी, है ना। लैंड, बिल्डिंग, गुड्स, डिबेंचर्स, शेयर्स, अलग अलग तरीके के कोलैटरल और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स से हम बातें करी थी। आज हम बातें करेंगे अलग अलग तरीके के चार्जेस कैसे क्रिएट होते हैं, है ना। जैसे हमने प्लेज, मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन मैंने आपको ऑन द फेस ऑफ इट समझाया था। आज थोड़ा डीपर जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग लेंगे मॉर्गेज पर्टिकुलरली की, क्योंकि टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस से 100% एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। 100% एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और इस बार भी बनेगा। और एक ऐसा टॉपिक है जो आपको यहाँ तो काम आने वाला है, सीआईबी में भी काम आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देती हूँ जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। बट अगर मैंने आपको आज ये कंसेप्ट नहीं समझाया तो आने वाली क्लासेस आपके लिए डिफिकल्ट हो सकती हैं समझनी। इसलिए मैं आपको ये टॉपिक डेफिनेटली पढ़ाऊंगी, जबकि एग्जाम में नहीं आने वाला नेक्स्ट 2-3 स्लाइड्स। ओके, लिसन टू मी केयरफुली। जैसे मान लेते हैं राम है, ठीक है। राम ने फ्लिपकार्ट से कुछ सामान खरीदा, कोई भी सामान खरीदा, ठीक है। उस सामान के लिए पैसे दे दिए ऑनलाइन। ओके, फ्लिपकार्ट ने लेट्स से सामान नहीं भेजा, या फिर इन्होंने सामान तो भेज दिया बट इन्होंने पैसे नहीं दिए। वट एवर इज द केस, क्या आप कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हो? क्या आप कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हो? वो डिपेंड करेगा क्या ये कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एनफोर्सिएबल है। तो मैम वो क्या होता है, ये एक कंसेप्ट समझते हैं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर agreements but all agreements are not contracts। क्या बोल रहे हैं हम? सारे अग्रीमेंट, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तो अग्रीमेंट्स होते हैं, बट सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते। और गाइस समझिए, जो मैं आपको 2-3 मिनट नेक्स्ट से पढ़ाने वाली हूँ, वहाँ से एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है, जेआईबी में, सीआईबी में आएगा। बट अभी मेरे को ये समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैंने नहीं समझाया आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक नहीं आएगा। और यहाँ से जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे आने वाले सेशन, आज से लेके नेक्स्ट 3 सेशन को समझने, वो समझ तो आएगा बट एग्जाम में स्ट्रॉन्गर कमांड नहीं बन पाएगी। और मैं चाहती हूँ आपका स्ट्रॉन्ग कमांड स्ट्रॉन्गर बने, इसलिए मैं आपको ये कंसेप्ट समझा रही हूँ। ओके, तो अब क्या आप कैसे बोल रहे हैं कि सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अग्रीमेंट्स होते हैं बट सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं? कहने का क्या मतलब है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने आपको ऑफर किया कि क्या मेरे से आप ये पेन खरीदना चाहेंगे, तो मैंने आपको प्रपोज किया, मैंने आपको प्रपोजल दिया, ठीक है। उस प्रपोजल को लेट्स से आपने कहा ठीक है मैं रेडी हूँ ये पेन 2000 रुपये में खरीदने के लिए, तो आपने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो कहने का मतलब प्रपोजल जो है प्रॉमिस में बदल गया। मैं आपको वादा कर रही हूँ कि मैं आपको ये पेन दे दूंगी, आप मुझे वादा कर रहे हैं कि हाँ मैं, आप मुझे पैसे दे देंगे। तो जो ये पैसे हैं उसे हम कंसिडरेशन कहते हैं। समथिंग इन रिटर्न जो होता है उसे हम कंसिडरेशन कहते हैं। जहाँ पर प्रपोजल है, प्रॉमिस है और कंसिडरेशन है, ये तीनों है तो बन जाता है अग्रीमेंट। मतलब लेमैन की टर्मिनोलॉजी में तो हो सकता है अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट लोग वाइस वर्सा यूज करते हो, बट वी एज बैंकर्स, वी एज समबडी हु अंडरस्टैंड पीपीबी एज अ सब्जेक्ट, हम आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि यहाँ पर प्रपोजल, प्रॉमिस, कंसिडरेशन से अग्रीमेंट तो होता है, बट ये अग्रीमेंट जब एनफोर्सिएबल हो जाता है, मतलब जो वादा किया है वो निभाओगे नहीं तो कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं, एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तभी ये अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनता है, अदरवाइज नहीं। जैसे अगर मैं इस केस के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि दोनों में से जो वादा किसी ने किया है नहीं निभाया, तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हो। इस वजह से ये अग्रीमेंट जो है, ये अग्रीमेंट जो है क्योंकि एनफोर्सिएबल है, इसलिए
ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो मैम ऐसे अग्रीमेंट्स भी होते हैं क्या जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाते हैं? हाँ जी बिल्कुल होते हैं। जैसे एक पापा ने अपने बेटे से कहा कि अगर आप अच्छे नंबर लाओगे एग्जाम में तो मैं आपको एक आईपैड गिफ्ट दूंगा। ठीक है, बच्चे ने पढ़ाई करी, अच्छे नंबर लेकर आया, पापा के पास गया, पापा जी अपना वादा निभाइए। पापा ने कहा वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा था, अभी हाथ टाइट है, बाद में करेंगे, सब कह रहे बात है, अपने नंबर लाओ, अपने लिए लाओ। अब क्या बेटा कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता है? नहीं जा सकता। तो यहाँ प्रपोजल था, यहाँ प्रॉमिस था, यहाँ कंसिडरेशन भी थी, मिलना था इन रिटर्न, यहाँ पर अग्रीमेंट भी था, बट क्योंकि ये एनफोर्सेबल नहीं है, क्योंकि आप इसे एनफोर्स नहीं कर सकते, इसलिए ये अग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील नहीं हुआ। और अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 ये बेसिक बात है, एग्जाम में आपसे इससे एक नंबर, एक पॉइंट का भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, बट अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो मैं जब भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रेलेवेंस आपको दूंगी या अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बोलूंगी तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि कुछ बातें होनी बहुत ज़रूरी है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। सबसे पहले तो हाँ, अग्रीमेंट होना चाहिए। अगर मैंने आपको अग्रीमेंट नहीं समझाया होता तो आपको ये बात समझ नहीं आती। फ्री कंसेंट होना चाहिए, मतलब कोई किसी के सर पे तमंचे पे डिस्को ना कराए, तुम्हें जो गाड़ी दे दे 1 लाख रुपए में, जो 18 लाख रुपए की गाड़ी है, ठीक है, वरना मैं तो गोली से उड़ा दूंगा। दिस शुड नॉट हैपन। कंसेंट जो आप, मैं आपको बोल रही हूँ मेरे से ये पेन खरीद लो, तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, या किसी भी तरीके से कंसेंट को कोर्स नहीं कर सकती, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। इतना लॉ नहीं है हमारे सिलेबस में, बट अगर आप पर्सनली जानना चाहते हैं क्या है ये, just for personal information you can check out my videos on law on my YouTube channel। okay, अब कंसिडरेशन जो समथिंग इन रिटर्न है वो लॉफुल होना चाहिए कि आप, मैं आपको बोल रही हूँ ये पेन लो, 2,000 रुपये दे दो, बोले पेन तो मैं दूंगी बट उसके लिए देखो XYZ पर्सन का किडनैप करना पड़ेगा। नो, दैट इज नॉट अ लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन लॉफुल होनी जरूरी है। ओके, पार्टीज कंपीटेंट होनी चाहिए, मतलब किसी माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, किसी अनसाउंड माइंड वाले बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। कोई भी बंदा जो डिसक्वालिफाइड लॉ द्वारा, मतलब कानून की सलाखों के, जेल की सलाखों के पीछे है, या किसी ऐसे देश का वासी है जिस देश के साथ हमारे देश की लड़ाई चल रही है, ऐसे बंदे के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। अब ये सब बातें अगर पता होगा तो, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट में या बैंक में आप किसी के साथ अकाउंट खोलते हैं या उसे लोन देते हैं, वो एक तरीके का टर्म्स एंड कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट ही तो हो रहा है ना, वो बातें क्लियर होंगी तो कंसेप्ट जो भी मैं आज से आपको नेक्स्ट 3 सेशन में 2-3 सेशन में पढ़ाने वाली हूँ आसान रहेंगे आपको समझने। ओके, लीगैलिटी होना चाहिए ऑब्जेक्ट का, जो भी जिस लिए भी काम कर रहे हो वो लीगल होना चाहिए। मान लो मैं आपसे लोन ले रही हूँ, मैं कुछ ऐसी मशीन गन बनाने के लिए जिससे पता नहीं क्या एक्सप्लोजिव हो सकते हैं, नो, यू नॉट गिव मी मनी फॉर दैट। करेक्ट है, रिलेशनशिप लीगल होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं आपको इस एग्जाम्पल के बारे में बात करती हूँ, यहाँ पर फ्लिपकार्ट और मिस्टर राम के बीच में जो रिलेशनशिप था वो लीगल था। क्योंकि लीगल था इसीलिए तो एनफोर्सेबल था। अगर लीगल नहीं है, मतलब डोमेस्टिक है, लेट्स से जो रिलेशनशिप है, यहाँ पर जो रिलेशनशिप है वो यहाँ पर डोमेस्टिक है या सोशल है, रिलेशनशिप जो है यहाँ पर वो डोमेस्टिक है या सोशल है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, ये अग्रीमेंट तो है बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ओके, तो हम क्या बोल रहे हैं, जो रिलेशनशिप है वो लीगल होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट कोई भी वॉइड नहीं होना चाहिए, नल एंड वॉइड नहीं होना चाहिए, ऐसे कोई इलीगल काम करा रहे हो आप किसी से, वॉइड है, ठीक है ना, कुछ फ्रॉड एटसेट्रा है। कंसेंसस एडिडम मतलब जैसे जो दो लोग बातें कर रहे हैं वो सेम तरीके से बात हो रही है। ऐसा ना हो कि मैं बेचना चाह रही हूँ, मैंने कहा मेरे को मारुति की अपनी गाड़ी बेचनी है, कहा आपने कहा मुझे मारुति की गाड़ी खरीदनी है। ठीक है, मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, एक 800 है और एक लेट्स से ऑल्टो है। मैं बेच रही हूँ 800, आप खरीद रहे हैं ऑल्टो, आपके ब्रेन में और मेरे ब्रेन में, तो क्या मीटिंग ऑफ माइंड हुआ? सेम थिंग इन सेम एट सेम टाइम हो रहा है? नहीं हो रहा, कंसेंसस एडिडम नहीं हो रहा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। सर्टेन होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, केपेबल होना चाहिए। सर्टेन मतलब मैं आपके यहाँ से ही, आप तेल के विक्रेता हैं, ऑयल बेचते हैं आप,
सरसों का भी, पीनट्स का भी, ग्राउंड नट्स का भी, ऐसे ऐसे अलग अलग आप ऑयल बेचते हैं। मैंने कहा जब 500 लीटर ऑयल देना, अरे भाई कौन सा, तो ऐसे है ना 10 किलो, अरे कौन से, इट हैज टू बी सर्टेन मेटल दे देना, इतने सारे मेटल है, कौन सा मेटल चाहिए भाई आपको, यस, एंड इट हैज टू बी केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस। अब विकी कौशल ने तो बोल दिया तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, बट चांद लाना पॉसिबल है, इट्स नॉट केपेबल, कोई मरा हुआ बंदा उसे जिंदा नहीं कर सकते, केपेबल नहीं है, दैट कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, करेक्ट है। और लीगल फॉर्मेलिटीज अगर मान लेते हैं कहीं जरूरत है, जैसे मान लेते हैं मैंने कुछ लैंड गिरवी रख के लोन लिया, तो वहाँ पे स्टैंपिंग होएगी, ठीक है, नोट कुछ नोटरी एटसेट्रा कराना है, तो जो भी रिक्वायरमेंट है किसी पर्टिकुलर चीज़ में लीगली, वो भी सब कुछ फुलफिल करना पड़ेगा, तभी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कहलाएगा। अब अगेन जो मैंने बातें यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ाई है, आपको एग्जाम में यहाँ से कुछ नहीं पूछा जाएगा, बट ये सारी नॉलेज आपके लिए रेलेवेंट हो जाएगी एज बैंकर्स, बिकॉज जब भी आप किसी को लोन देते हो वो कॉन्ट्रैक्ट पर ही बेस्ड है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पर ही बेस्ड है। ओके, तो ये बात ध्यान रखेंगे, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पर ही, जब मैं आपके साथ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हूँ, अकाउंट खुलवा रही हूँ, लोन ले रही हूँ, वो जो लॉ है वो यही बेसिक रहने वाला है, टर्म्स एंड कंडीशन इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग ही होगी, जो कि अगर मैं लीगल नज़रिए से बोलूँ तो 1872 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही है। यहाँ से बेसिकली हमारा चैप्टर शुरू होता है, यहाँ से हम याद करेंगे एग्जाम में, यहाँ से बातें पूछी जाएंगी। ओके, अलग अलग तरीके के चार्जेस क्रिएट होते हैं प्रॉपर्टीज पर, कि जस्ट इन केस सामने वाला बंदा डिफॉल्ट करता है तो हमारे पास सिक्योरिटी है, हमने अपनी रिस्क को कवर करा हुआ है, बंदा एनपीए होगा, हम उसकी प्रॉपर्टी जो हमारे पास एज कोलैटरल एज सिक्योरिटी उसे बेचेंगे और अपने पैसे रिकवर कर लेंगे। किस किस तरीके के हमारे पास चार्जेस क्रिएट होते हैं, असाइनमेंट, जैसे मैंने आपको इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में लास्ट सेशन में बताया था, तो आई होप आपको आता है, इसलिए मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। लियन क्या होता है, जैसे मान लेते हैं मैं, आप टेलर है, मैं आपके पास कपड़ा लेकर आई कि इसका ना सूट बना देना, तो आपने कहा 1,000 रुपये लगेंगे, मैंने कहा ओके, आपने इस पर अपनी मेहनत लगाई और मैंने कहा कि मैं आपको पैसे नहीं दे रही हूँ, अपना सूट लेना चाह रही हूँ, आप नहीं दोगे मेरे को मेरा सूट जब तक मैं आपके पैसे नहीं दूंगी, आपने उस प्रॉपर्टी पे अपना लियन एक्सरसाइज कर लिया। ऐसे ही लेट्स से आपके पास एक एफडी है, ओके, मेरी एफडी है और मैंने आपसे लोन लिया, मैं लोन नहीं दे रही हूँ आपका वापस, प्रिंसिपल इंटरेस्ट पेमेंट नहीं कर रही हूँ, तो इस एफडी पे आप अपना लियन एक्सरसाइज कर लेंगे। ओके, ऐसे ही जनरल लियन होता है, जैसे एफडी, वैसे तो एफडी के अगेंस्ट मैंने लोन नहीं लिया था, बट आपके पास क्योंकि आपकी हिरासत में वो एफडी है, इसलिए आपने लियन एक्सरसाइज कर लेंगे। मान लेते हैं आपके लॉकर में मेरा कुछ सामान रखा है, उस पे आप लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, बट ओके, या तो पर्टिकुलर लियन होगा, जैसे मान लेते हैं गोल्ड ही रख के मैंने लोन लिया था, वो एक तरीके से प्लेज भी हुआ, बट आपका लियन आपके कब्जे में है, आपकी हिरासत में है वो, यस। और एक जनरल है, ऐसे एफडी के बारे में बताया, बट अगर मेरे लॉकर में कुछ सामान रखा है उस पर आप लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ये तीनों जो स्टेटमेंट्स मैंने दिए है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मैं आपके साथ जो मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करूंगी वहां पर भी ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊंगी। सेट ऑफ क्या है, मैंने आपके 100 रुपये देने थे, आपने मेरे 500 रुपये देने थे, तो मैंने कहा आप 400 रुपये दे के बात नक्की करो, है ना, ऐसे ही कहीं पे डेबिट है कहीं पे क्रेडिट है तो वो बैलेंस हो सकता है। हाइपोथिकेशन मैंने आपको बताया, जैसे गाड़ी पे लोन जो हो रहा है वो हाइपोथिकेशन है ना, जहाँ पे पोजेशन ट्रांसफर नहीं हो रहा है बट प्रॉपर्टी मूवेबल ही है। प्लेज में जनरली पोजेशन चला जाता है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ इम्प्लाइड प्लेज, जैसे मान लेते हैं किसी वेयर हाउस में मेरा सामान रखा है और आपने पूरा सामान इन्वेंट्री अपने पास नहीं रखी, बट उस वेयर हाउस की जैसे चाबी रख ली, तो ये इम्प्लाइड प्लेज मान लेंगे। ओके, बट है मूवेबल प्रॉपर्टी का ही। मॉर्गेज क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मॉर्गेज होता है, दोनों ही। हाइपोथिकेशन ऑफ प्लेज मूवेबल का होता है, मॉर्गेज इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, और टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत हाई पॉसिबिलिटी, लगभग 100% आप बोल सकते हो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा टाइप्स पे, जो मैं आपको आज पढ़ाऊंगी। एप्रोप्रिएशन क्या होता है, एप्रोप्रिएशन जनरली क्या होता है, मान लेते हैं बंदा है ए, उसने 3 लोन लिए, लोन 1, लोन 2, लोन 3। पहला लोन लिया लेट्स से गाड़ी के लिए, दूसरा लोन लिया एक पर्सनल लोन, तीसरा लोन लिया होम लोन, ठीक है। तो या तो इस मिस्टर ए ने बता रखा होगा बैंक को कि मेरा जो मैं आपको
ये पैसे दूंगा, मेरे अकाउंट में जो पैसे आएंगे वो किसके अगेंस्ट जाने चाहिए, ठीक है। बट मान लेते हैं नहीं बताया, मिस्टर ए ने लेट्स से नहीं बताया, तो हम सीक्वेंस ऑफ लोन में चलेंगे, सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर ऑफ लोन में चलेंगे। पहला पैसा L1 के ले देंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 3 लाख का लोन था, यहाँ पे 5 लाख का लोन था, यहाँ पे 2 लाख का लोन था। मिस्टर ए ने अकाउंट में बताया नहीं किसके लिए पैसे दिए हैं। मिस्टर ए ने अपने अकाउंट में लेट्स से 4 लाख रुपए डाले, ठीक है। तो यहाँ इसके 3 लाख रुपए एडजस्ट कर लेगा और इसके बैलेंस 1 लाख रुपीज एडजस्ट कर लेगा। इस तरीके से इन सीक्वेंस ऑफ लोन के ऑर्डर में अप्रोप्रिएशन काम करता है। ओके, चलो आओ अब थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। जैसे मैंने असाइनमेंट के बारे में बात करी थी, ये बंदा प्रीमियम दे रहा था, यहाँ पर सरेंडर वैल्यू चली जाएगी जस्ट इन केस बंदे ने डिफॉल्ट किया, क्योंकि ये इंश्योरेंस के अगेंस्ट ही बैंक ने लोन दिया था। तो ये जो ये बंदे जिसने असाइन किया वो असाइनर है, बैंक जो है वो असाइन नहीं है। यहाँ पे इंश्योरेंस असाइन हो गया। अगर ऑन द इन द इवेंट ऑफ डिफॉल्ट, जो सरेंडर वैल्यू इंश्योरेंस कंपनी जो है इंस्टेड ऑफ गिविंग टू असाइनर, इंस्टेड ऑफ गिविंग टू द पॉलिसी होल्डर, बैंक को देगी। ओके, प्लेज मैंने आपको ऐसे बताया, यहाँ पर जो बंदा गोल्ड दे रहा है या जो प्रॉपर्टी दे रहा है, जो दे रहा है वो ऑनर या प्लेजर है जिसे दिया जा रहा है, जो इन रिटर्न लोन दे रहा है, जो गुड्स के अगेंस्ट लोन दे रहा है, वो पॉनी या प्लेजी है, जो हमारे केस में बैंक या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। ओके, फिर बात करते हैं मॉर्गेज की। मैंने बाकी सब आपको अच्छे से करके समझा दिया, मॉर्गेज समझाना चाहूंगी। यहाँ से एग्जाम में बहुत हाई पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन पूछे जाने की। मॉर्गेज क्या है, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है, यहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो जाती है। और कहाँ होती है, सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी पर, ताकि लोन लिया जा सके। ओके, ये 6 तरीके के मॉर्गेजेस हैं हमारे पास। सिंपल मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, यूसुफ्रुक्चुअरी मॉर्गेज, इंग्लिश मॉर्गेज, इक्विटेबल मॉर्गेज या ट्रांसफर मॉर्गेज बाय ट्रांसफर ऑफ टाइटल डीड एंड एनामलुअस मॉर्गेज। 6 तरीके के मॉर्गेजेस हैं। वेरी 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 टू द पावर इन्फिनिटी इंपॉर्टेंट, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की। तो बेसिकली मॉर्गेज में क्या होता है, जैसे ये राम है, राम ने अपना प्रॉपर्टी गिरवी रख के, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इसे गिरवी रखा और एज पर द कॉन्ट्रैक्ट बोले तो मॉर्गेज डीड लोन ले लिया, ठीक है। लिया क्या, प्रिंसिपल, और वादा किया कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट देगा। यस, यहाँ पर जो राम है ये है मॉर्गेजर, क्योंकि प्रॉपर्टी इनकी थी, इन्होंने ट्रांसफर कर दिए हैं राइट्स, इंटरेस्ट ट्रांसफर किया है। ओनरशिप इन्हीं के पास ही है, ओनरशिप स्टिल इज विद हिम, ओनरशिप इन्हीं के पास ही है, ठीक है। सिर्फ राइट या इंटरेस्ट ट्रांसफर हुआ है, और जिसने लोन दिया है वो बन जा रहा है मॉर्गेजी एज पर द मॉर्गेज डीड। ओके, मॉर्गेज मनी दी है मॉर्गेज डीड के अकॉर्डिंग। ओके, अब यहाँ पे अलग अलग तरीके के मॉर्गेज है। सिंपल मॉर्गेज में क्या होता है, सिंपल, यहाँ पर ओनरशिप और पोजेशन तो मॉर्गेजर के पास ही रहती है। प्रिंसिपल अमाउंट लिया, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट देने का वादा किया एज पर द मॉर्गेज डीड, ठीक है। बट इंटरेस्ट या राइट टू सेल ट्रांसफर कर दिया कि अगर अगर डिफॉल्ट किया, अगर डिफॉल्ट किया तो जैसे कि लीगल फॉर्मेलिटीज है उसको फॉलो करते हुए जो ये सिंपल मॉर्गेजी है, जो लेंडर है जिसने पैसे दिए हैं, वो इस प्रॉपर्टी को बेचेगा और अपने पैसे रिकवर कर लेगा। काफ़ी कॉमन है इंडिया में सिंपल मॉर्गेज। ओके, बात करते हैं मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, ठीक है। तो जो मॉर्गेजर है ये कंडीशनली जब लोन ले रहा है, जब लोन ले रहा है और वादा कर रहा है कि मैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वापस दूंगा एज पर द मॉर्गेज डीड, कंडीशनली ये सेल कर दे रहा है। कंडीशनल सेल मतलब मैम, मतलब यहाँ पे 2 इवेंट है, सिनेरियो 1, सिनेरियो 2। सिनेरियो 1 ये बोल रहा है कि पेमेंट कर दी, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दे दिया। यहाँ पर जो कंडीशनल सेल है इसे वॉइड कर दिया जाएगा,
जो कंडीशनल सेल है, मतलब मानेंगे कि सेल कभी हो ही नहीं। मान लेते हैं सिनेरियो 2 का है कि डिफॉल्ट हो गया, पेमेंट जो है वो डिफॉल्ट कर दी, एनपीए हो गया। तो इस केस में जो कंडीशनल सेल है ये एब्सोल्यूट सेल में तब्दील हो जाएगी, एब्सोल्यूट सेल में तब्दील हो जाएगी। जो ये कंडीशनल मॉर्गेज है, इस प्रॉपर्टी को ऐसे मान लिया जाएगा कि ये इनिशियली ही बैंक को सेल हो गई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, ट्रिकी हो सकता है अगर ध्यान से सुना नहीं है, थोड़ा सा पीछे जाके सुनेंगे, अगर ध्यान से समझ नहीं आया दोबारा से सुनेंगे, समझ में आएगा। ये रहा मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। नेक्स्ट बात करते हैं यूसुफ्रुक्चरी मॉर्गेज। यहाँ पर मॉर्गेजर जब मॉर्गेज मनी ले रहा है, प्रिंसिपल ले रहा है और वादा कर रहा है प्रिंसिपल से इंटरेस्ट दे दूंगा एज पर द मॉर्गेज डीड, यहाँ पर जो लेंडर है वो यूसुफ्रुक्चरी मॉर्गेजी कहलाता है। यहाँ पर इस तरीके के यूसुफ्रुक्चरी मॉर्गेज में जो पोजेशन है वो या तो अभी या तो फ्यूचर में कभी इस मॉर्गेजी एज पर द मॉर्गेज डीड मॉर्गेजी के पास चली जाती है। ओके, और जो भी इस प्रॉपर्टी से किसी भी तरीके का रेंट रिसीवेबल आता है वो ये खुद ही लेता रहता है बैंक, और इस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के साथ एडजस्ट करता रहता है। एक बार सारी पेमेंट हो गई तो वापस ओनरशिप के साथ पोजेशन भी मॉर्गेजर को ही चला जाता है। ओनरशिप अभी भी मॉर्गेजर की ही है, बंडल ऑफ राइट्स ट्रांसफर होती है। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसे मॉर्गेज के बारे में जो इंडिया में है ही नहीं, इंडिया में इट इज़ नॉट प्रेवलेंट, इंडिया में इसे प्रेवलेंट नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, मॉर्गेजर क्या करता है, जब प्रिंसिपल लेता है और वादा करता है कि मैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दूंगा, इसी समय ही ओनरशिप ही ट्रांसफर हो जाती है। जब तक आप पेमेंट नहीं दोगे, जब तक पूरे पैसे वापस नहीं देते, तब तक ओनरशिप ही ट्रांसफर हो जाती है। मान लेते हैं यहाँ पर भी दो सिनेरियो है। ठीक है, सिनेरियो 1 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दे दिया, तो यहाँ पे रिकन्वे कर देते हैं, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी जाती है, प्रॉपर्टी को वापस कर दिया जाता है। मान लेते हैं सिनेरियो 2 है कि डिफॉल्ट हुआ, अगर डिफॉल्ट हुआ तो पहले ही ओनरशिप तो ट्रांसफर हो ही चुकी है ना, ओनरशिप तो ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी है, टेंशन नहीं है। बट इंडिया में इसे दिस इज नॉट कॉमन इन इंडिया, इट इज नॉट यूज्ड इन इंडिया। ओके, एंड द लास्ट काइंड ऑफ ऑनर, नहीं सेकंड लास्ट इज इक्विटेबल मॉर्गेज, ऐसे मॉर्गेज में ट्रांसफर ऑफ टाइटल डीड भी बोलते हैं। यहाँ पे मॉर्गेज काफी कॉमन, मोस्ट कॉमन इन इंडिया है, मोस्ट कॉमन इन इंडिया। ये सब मैं क्यों लिखती हूँ, ताकि एग्जाम में जब ये क्वेश्चंस आते हैं ऐसा लगता है कि सिंपल बहुत है, बट ऐसे क्वेश्चन या तो 1 to 3 स्टेटमेंट में 3-4 स्टेटमेंट दे देंगे, कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स में आ सकता है, या सिंपल तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसलिए आपको हर तरीके से कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर मॉर्गेजर मॉर्गेजी को प्रॉपर्टी के कागजात ट्रांसफर कर देता है, और ये कागजात इन्हीं के पास रहते हैं जब तक आप पूरा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वापस नहीं दे देते हो। ठीक है, इक्विटेबल मॉर्गेज को मॉर्गेज बाय ट्रांसफर ऑफ टाइटल डीड भी कहते हैं। ओके, एंड द लास्ट इज एनामलुअस मॉर्गेज। एनामलुअस मॉर्गेज जो अभी तक कहीं पे भी नहीं फॉल करता ना, उसे एनामलुअस मॉर्गेज कहते हैं। जनरली कॉम्बिनेशन रहता है मोर देन वन काइंड ऑफ मॉर्गेज का। जैसे मान लेते हैं सिंपल मॉर्गेज के फीचर्स भी है, यूसुफ्रुक्चरी मॉर्गेज के फीचर्स भी हैं, तो हो जाएगा एनामलुअस मॉर्गेज। बट यहाँ पे जो मोर देन वन काइंड है, यहाँ पर इट इज एक्सेप्ट इक्विटेबल मॉर्गेज, इक्विटेबल मॉर्गेज इंक्लूड नहीं होती है इन एनामलुअस मॉर्गेज। ओके, आज का सेशन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट था, आज के लिए भी, आने वाली 2-3 क्लासेस के लिए भी। और ये मॉर्गेज तो आज के लिए जितना इम्पोर्टेंट है, मैं जेआईबी के लिए जितना इम्पोर्टेंट है, उतना ही सीआईबी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ भी 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 100% से ऊपर भी कुछ होता है तो वो सीआईबी में भी पूछा जाएगा। ओके,
फिर लास्ट एप्रोप्रिएशन एक बार मैं आपको पिक्टोरिकली समझाना चाहूँगी। जैसे मान लेते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंतर्गत इन्होंने लोन लिया, पहले एक लोन लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, पहले गाड़ी के लिए लिया, फिर घर के लिए लिया, फिर पर्सनल लोन लिया बैंक से। तो या तो इन्होंने बता रखा होगा इफ क्लियर इंस्ट्रक्शन बाय बोरोवर इज नॉट गिवन, मान लेते हैं बोरोवर ने क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दी है, उस सिनेरियो में क्या करेगा, जो लेंडर है जिसने जो बैंक है वो उस सीक्वेंस में लोन को एडजस्ट करेगा। जब पैसे आए हैं, कोई क्रेडिट आया है, कोई पैसे डाले हैं बोरोवर ने, जिस सीक्वेंस में लोन लिया गया था, फर्स्ट फॉर लोन अमाउंट के लिए आप पैसे पहले अप्रोप्रिएट करते हो। ओके, राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन एक होता है किसके पास, बैंक के पास। जैसे मान लेते हैं मैंने आपको एग्जांपल लिया, यहाँ पे 5 लाख का लोन लिया, या 10 लाख का लोन लिया, या 2 लाख का लोन लिया। जिन्होंने पैसे डाले हैं लेट्स से वो डाले हैं 6 लाख रुपए, तो पहले 5 लाख रुपए तो इसके लिए एडजस्ट हो जाएंगे, बैलेंस 1 लाख रुपए इसके साथ एडजस्ट हो जाएंगे। अब 9 लाख इसमें बच जाएंगे, 2 लाख इसमें बच जाएंगे, और ये पे ऑफ हो गया, अगर कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन यहाँ से नहीं आई है। Okay, this is right of appropriation. I think I've explained you all the kind of charges. With this, I'll take your leave, dear bankers. थोड़ा सा सेशन मैंने स्पीडी ही रखा है, बट आई अंडरस्टैंड आपका ऑफिस आवर्स लॉन्ग है। आई वॉन्ट टू कीप इट क्रिस्प एंड टू द पॉइंट, है ना। एंड आई एम श्योर ये आपको हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम के लिए भी। हम जल्द ही MCQs के सेशन भी आपके लिए लाएंगे, but till then keep learning, keep growing. This is your friend and your teacher CM Disha Dua signing off for today. Bye bye.